नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। पंचगव्य बनाने की विधि और फसलों में प्रयोग करने से लाभ। फसलों में दीमक कीट से नुकसान और नियंत्रण के उपाय। आजकल खेती बाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसलिए अब कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको पंचगव्य बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है, जो पौधों के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताजा गोमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का ताजा कच्चा दूध, 2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गोमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटके में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटके में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दें। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडुआ, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंद वाली में किया जाता है। छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीज उपचार से लेकर फसल कटाई के 25 दिन पहले तक 25 से 30 दिन के अंतराल में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार।
बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीज पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुवाई करें। पंचगव्य से पौधोपचार। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य की घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधाशाला से पौधा निकालकर घोल में डुबोएं और रुपाई करें। पौधा रुपाई या बुवाई के पश्चात 15 से 20 दिनों के अंतराल पर 3 बार लगातार छिड़काव करें। पंचगव्य का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होती है, तभी इसका फायदा मिलता है। जैसे पंचगव्य का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। एक खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाना चाहिए। इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इसको बनाने के 6 माह तक इसका उपयोग अधिक प्रभावशाली रहता है। टीन, स्टील और तांबा आदि के बर्तन में इस मिश्रण को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ रासायनिक कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है। भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम करना होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात ये है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के किसान को आमतौर पर खेतीबाड़ी में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, जिनमें से एक है कीटों का प्रकोप। जी हाँ, कई ऐसे कीट होते हैं जो बहुभक्षी होते हैं। दीमक भी इन्हीं कीटों में से एक है। ये कीट लगभग सभी फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि ये कीट भंडारण के दौरान भी काफी नुकसान करता है और समय रहते इसकी रोकथाम नहीं करने से पूरी फसल को ये तबाह कर देता है। इसलिए आप इसकी रोकथाम कैसे करें, बता रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान कृषि परिषद पलांडू रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी। दीमक की हम अगर बात करते हैं तो दीमक को हम कीट जो पेस्ट बोले या लाभदायक बोले, ये अपने जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत ही सोशल इंसेक्ट है जिसमें आपको पूरे दीमक का घर होता है, उसमें रानी का कंट्रोल होता है। उसके अलावा उसमें वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स जो मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें सैनिक होते हैं। इसके बाद में जो राजकुमार या जो नई कॉलोनी बनना है, उस तरह से इसमें एक सामाजिक स्तर बना हुआ रहता है। और अगर दीमक कई जगह हम देखते हैं तो दीमक खाद बनाने में अगर उसको लाभदायक रूप में देखते हैं तो बहुत सारा जो सेल्यूलोज है उसको डिकम्पोज करती है। लेकिन अगर खड़ी फसल में इसका प्रकोप होता है, जहाँ पे सूखा रहता है या बहुत सारी हम जहाँ लाल मिट्टी होती है वहाँ पे इसका प्रकोप देखते हैं। रबी वाली फसलें या कोई सी किस्म की जो कोई सी भी ऋतु की फसलें हो, उसमें अगर दीमक का प्रकोप होता है तो ये कीट का रूप धारण कर लेता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है।
भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है, जो घूसर भूरे रंग का होता है, और इस कीट की सूड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काट कर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके देखते हैं सिम्टम्स, अगर हम धान में या रबी की फसलों में जो गेहूं आएगा इसमें देखते हैं तो आपको सूखा पौधा पहले सूखा हुआ दिखाई देता है, और अगर उसको उखाड़ते हैं तो इजीली उखड़ जाता है, तो जड़ें पूरी तरह से काट करके आपका पौधे को नुकसान कर देता है। इसके अगर नियंत्रण की बात करनी है तो हमें पहले से ध्यान रखना होगा। ध्यान रखने के लिए सबसे पहले है कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो खेत में कभी भी कच्चा गोबर न डालें। किसान कई बार देखते हैं कि कच्चा गोबर का प्रयोग करते हैं, गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करके, तो इससे इस दीमक है उसका प्रकोप ज्यादा होता है। दूसरा, जो पहली वाली फसल है उसके अगर कच्चे जो नहीं पके हुए हैं डंठल अगर छोड़ देते हैं तो उससे भी कीट का इस दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है। हम तीसरी कई बार देखते हैं कि खेत के आसपास में मेड़ के ऊपर दीमक का जो दिमकोला जिसको बोलते हैं, इसको अगर जुताई करके या वो किसी रूप से हम नष्ट नहीं करते हैं तो वहां से फिर दीमक का प्रकोप जो खेत में जो फसल लगाएं उसके ऊपर होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले अगर रबी की फसलों में हम बुआई करते हैं जैसे गेहूं की, इनकी, तो इसमें आप बीज उपचार करके बुआई करेंगे तो कीट का प्रकोप कम होगा। कीट जो बीज उपचार के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का जो आता है बीज उपचार के लिए गोचू, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या आप क्लोरपाइरिफॉस से भी बीज उपचारित कर सकते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंद नाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेब्रियान बेसियान फफूंद नाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। अगर कीट का ज्यादा प्रकोप हो तो उसमें क्लोरपाइरिफॉस डस्ट को हम खेत में, या बायोफ्लेक्स कीटनाशक आता है उसको भी खेत में डाल सकते हैं, ज्यादा प्रकोप वाली संभावना हो वहां पर। अगर खड़ी फसल में कीट का प्रकोप, दीमक का प्रकोप होता है तो हल्की सिंचाई करने से भी दीमक का प्रकोप कम होता है। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाप करना चाहिए। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। जो हमारा ICR है उसने एक तकनीक निकाली है कि अगर जहाँ पे कीट जो दीमक का है प्रकोप ज्यादा होता है तो मुख्य फसल को बचाने के लिए अगर बीच बीच में हम डंठल डाल देते हैं या कुछ जो गोबर, कच्चा गोबर डाल दिए हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कीट है मुख्य फसल पर नहीं लग के वहां पे दीमक पूरी तरह से वहां चली जाती है और हमारी मुख्य फसल बच जाती है। यह प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो क्लोरपाइरिफॉस को या इमिडाक्लोप्रिड को, फ्रटेरा जो इसका फॉर्मुलेशन आता है, इन ग्रेन्यूल्स को खेत में छिड़क करके ऊपर से स्प्रिंकलर के द्वारा या आप फ्लड इरिगेशन किसी से भी हल्की सिंचाई कर देंगे तो दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। और प्रदेश के बहुत से किसान खेती बाड़ी के साथ साथ डेयरी व्यवसाय करते हैं और इससे लाभ भी कमाते हैं, लेकिन कई बार सही प्रबंधन के अभाव में पशुओं में कई समस्याएं आने लगती है। ऐसी ही एक समस्या है दुग्ध जवर की, जो कि अधिक दूध
देने वाले पशुओं में होती है और समय रहते इसका सही इलाज न करने पर पशु या तो दूध देना बंद कर देते हैं या फिर उसकी मौत हो जाती है। ऐसे नुकसान से बचने के लिए आप पशुओं को दुग्ध ज्वर से कैसे बचाएं, इस बारे में जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर के बारे में बात करेंगे। ये एक प्रोडक्शन डिजीज से रिलेटेड है, जो अधिक दूध देने वाली जो पशुएं होती हैं और उसमें ये बीमारी होती है और ये इसका मुख्य कारण होता है कि कैल्शियम की कमी। दूध में वो जो पहला दूध होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो अधिकतर ये जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहला दूध है, तो अधिकतर ये जो होती है बच्चा देने के बाद ये बीमारी होती है और ये 24 से 48 घंटे में ये बीमार हो जाता है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। ये रोग रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कोलेस्ट्रम में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद अचानक कोलेस्ट्रम निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी ये रोग होता है। पशुओं के आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता में अचानक कमी आने से भी इस रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। और इसमें है कि कैल्शियम की कमी होने के कारण दूध में कैल्शियम आ गया और सही मात्रा में इसको कैल्शियम नहीं मिला, या कोई कारण से हम लोग लास्ट मंथ में हम लोग इसको कैल्शियम पिलाते रहे, तो कैल्शियम पिलाते रहने से उसमें उसको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो जैसे ही बच्चा देती है तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी होने के कारण मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं रहता है, मांसों में उसके इतनी ताकत नहीं रहती है और गाय बैठ जाती है। और ये ज़्यादातर 3 से 4 बियान के बाद गायों में होती है, जब दूध उसका धीरे धीरे कैल्शियम रिजर्व जो बोन होता है वहाँ से भी कैल्शियम निकलने लग जाता है, तो वो उसमें ज़्यादा होने लगता है। पशुओं में दूध ज्वर रोग 3 अवस्थाओं में होता है। दूध ज्वर रोग की पहली अवस्था में पशु प्रसव से पहले उत्तेजित हो जाते हैं, खाना पीना बंद या कम कर देते हैं, पशुओं के दांत किटकिटाने लगते हैं, पशुओं के शरीर एवं पिछले पैरों में अकड़न की समस्या शुरू हो जाती है, आंशिक लकवे के कारण पशु गिरने लगते हैं। दूसरी अवस्था में पशु गर्दन मोड़कर बैठे रहते हैं, पशुओं को उठने एवं खड़े रहने में कठिनाई होती है, पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्य से कम हो जाता है, रोग से प्रभावित पशुओं के पैर और शरीर ठंडे हो जाते हैं। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं, पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। दूध का उस समय जैसे ही बच्चा देती है तो उस समय दूध का उत्पादन बहुत अधिक होता रहता है, तो उसमें कैल्शियम का लॉस होता रहता है और अगर ये कैल्शियम पूरा नहीं हुआ, उसकी मात्रा नहीं मिली, तो वो गाय बैठ जाती है और फिर उसको हम लोग को खड़ा करने में, दूध का उत्पादन लेने में बहुत मुश्किल आती है। गाभिन के समय में, जब बच्चा देने के समय में अगर प्रॉपर देखभाल और पूरा खान पान नहीं हुआ तो ये कैल्शियम की कमी आ जाती है और इससे पशुपालकों को जानवरों का नुकसान भी हो जाता है और साथ में उत्पादन बहुत प्रभाव होता है। उत्पादन पूरा गिर कर के 10% दूध का उत्पादन रह जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है कि पार्चुरेशन से पहले जब हम लोग लगे कि आप बच्चा देने वाली है, अगर उस समय अगर हम लोग व्यवस्था कर लें, कैल्शियम उसको पिला दें, अगर नहीं उस समय नहीं पता चला, अगर अचानक ही बच्चा आ गया, तो उस समय भी हम लोग कैल्शियम का जेल आता है, किसी भी कंपनी का जेल करके कैल्शियम का जेल आता है,
पूरे बॉटल आते हैं, 2 बॉटल लेके 1 बॉटल उसी समय पिला दीजिए और 1 बॉटल 12 घंटे के बाद पिला दीजिए। तो उससे जो है जो शरीर में कैल्शियम की कमी होगी वो उसको पूरा कर लेता है। अगर गाय दूध अधिक देने वाली है तो उसमें हम लोग एक बार और 24 घंटे के बाद 1 बोतल और पिला सकते हैं। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। दूसरी व्यवस्था है कि जब गाय बच्चा देने वाली हो, लास्ट मंथ में हो, तो उस समय कैल्शियम के पिलाना उसको बंद कर दें। उसको ऊपर से सप्लीमेंट के रूप में बहुत से किसान भाई कैल्शियम देते हैं, तो उसको नहीं देना चाहिए। उसके जैसे ही बच्चा देती है उसके बाद हम लोग कैल्शियम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के महीने में न दें तो ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन एक बार जब अगर ये बीमारी हो गई, जब देखे कि बच्चा देने के कुछ घंटे के बाद, 24 घंटे 48 घंटे के बाद अगर वो बैठ गई है, तो हम लोग को इसका उपचार करना चाहिए। और उपचार करने के लिए जो उचित मात्रा में जो कैल्शियम का जो है वो नस के द्वारा इसमें चढ़ाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए पशु चिकित्सक के सलाह पर ही वहाँ पर और उनके प्रेजेंस में, उनके उपस्थिति में ही इसकी इलाज करानी चाहिए। अगर देरी हो गई और गाय बैठ गई तो फिर वो खड़ी नहीं हो पाती है, फिर दूसरा डाउनर्स काउ सिंड्रोम में चला जाता है और वो कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत कैल्शियम जो है खून के नली से चढ़वाएं और पशु चिकित्सक के सलाह पर उनकी उपस्थिति में करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान की अवधि आने वाले दिनों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। आसमान साफ रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त हल्की तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह है कि आने वाले दिनों में साफ वातावरण तथा कम नमी रहने की संभावना है। इसलिए सरसों की फसल में सफेद कीट रोग तथा दालों और सब्जियों में पाउडरी मिल्ड्यू के प्रकोप की संभावना है। यदि लक्षण नजर आते हैं तो सुझाए गए पौध संरक्षण उपायों को अपनाएं। जो किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द खेत की जुताई कर बीज को उचित दूरी पर थाले में लगाएं। जिन किसान भाई के पास गर्मा धान का बिचड़ा रोपने लायक हो गया हो वे रोपने की तैयारी करें। रोपा से पहले कादो करें तथा खेत की अंतिम जुताई के समय उर्वरक की पूरी मात्रा अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें और पौधों की रोपाई करें। जो किसान भाई मूंग की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी करें तथा इसकी उन्नत प्रभेद SML 688 का ही चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज को बोने से पहले अगर उपलब्ध हो तो राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित करें। जो किसान भाई अगात आलू की फसल लगाए हैं वे अपने फसल की परिपक्वता की अवस्था को देखते हुए खुदाई से 7 से 10 दिन पहले ऊपर का पत्ता काटकर हटा दें ताकि आलू सख्त और उसका छिलका भी भली भांति परिपक्व हो जाए।
आलू की फसल के बाद खाली हुए खेतों में सिंचाई की सुविधा रहने पर विभिन्न सब्जियां जैसे फूल गोभी, बंदा गोभी, टमाटर, मिर्चा, बैगन, भिंडी एवं लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, झिंगी, कहू, करेला, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा आदि की खेती करने के लिए खेत तैयार करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोहनपुर, जिला रांची के कृषक रतन यादव ने। ये भिंडी की उन्नत किस्में और बीज उपचार के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रतन यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी के मौसम में भिंडी की खेती करना चाहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भिंडी गर्मी के मौसम का एक बहुत ही बेहतरीन सब्जी है, बाजार में इसका मूल्य भी अच्छा होता है। और जो प्रभेद का चयन करें इस पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो भी आप भिंडी की प्रभेद लगाएंगे वो रोग रोधी होनी चाहिए, जिसको हम लोग YVM रेसिस्टेंट वैरायटी कहते हैं। बाजारों में उपलब्ध है। OP भी हैं, जैसे सोनल और सारिका जैसे हाइब्रिड प्रभेद हैं, उसका चयन कर सकते हैं। पूसा A4 करके वैरायटी है, अर्का अनामिका है, परबनी क्रांति हुआ करता था, अब भी कहीं मिल जाता है तो आप लगा सकते हैं। जो पर्पल कलर का, रंगीन कलर का, जिसे लालिमा आप नाम से ही वाकिफ हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये काशी लालिमा है, तो इस प्रभेद का भी आप चयन करके इसकी सफलतापूर्वक खेती आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक की बीज दर की बात है तो 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अगैती भिंडी के बीजों की बुआई के पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बनडाइजम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को शोधित कर लें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।